आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर, और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एनसीईआरटी का। ये तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ दे रखी है। ये है हमारा क्लास 6 का पहला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते, यानी हमने पिछली कक्षाओं में क्या किया था, ऐसे इंग्रेडिएंट लिए थे जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजकों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। पिछली क्लास में ये जब भी किया था इसके बारे में। ये इस प्रकार भोजन में क्या क्या होता है, चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ये भोजन में बताएगी ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो जाते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। अभी कह रहा है कि ऐसे जो व्यंजन है और जोड़ने और सारणी पूरी करनी है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है ज़रूरी हम ये चीज़ें डेली खा पाएँ। कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें नहीं ले पाते, वहाँ जो मिल जाती वही चीज़ें लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अभी पूछ रहा है क्या विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को? इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? अगर हम कई तरीके के खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उनमें क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें किससे मिलती है? पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? ये किससे बनी होती है? ठीक है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यानी ये जो कच्ची सामग्री होती है इसमें हमारे शरीर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, आवश्यक घटक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन घटकों को पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें होती है? मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम रोटी वगैरह में देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ही होता है। प्रोटीन यानी दालें वगैरह जो होती है उनमें प्रोटीन होता है। वसा यानी घी वगैरह में होती है। विटामिन शरीर के लिए इम्पोर्टेंट और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण तथा अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों का सारणी 1.2 में लिखें। पहले एक सारणी आई थी 1.1, इसे देख लेते हैं पहले। इसमें ये क्षेत्र दे रखा है पंजाब में क्या मक्की की रोटी ज़्यादा फेमस है, वहाँ खाया जाता है अन्न का। और दाल में या मांस का व्यंजन राजमा, ठीक है, दाल होती है राजमा। और सब्जियों में सरसों का साग खाया जाता है और अन्न दही और घी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चावल अन्न का व्यंजन है। अरहर की दाल तथा रसम यानी चारू और कुंदरू जो होती है सब्जी खाई जाती है। मट्ठा, घी और अचार ये सब क्या होता है? अन्य व्यंजन में आ जाता है।
आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, तनु का मतलब होता है पतला, है ना। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंद टिचर आयोडीन को मिला दिया जाता है। आयोडीन का हमें पतला विलयन बनाना है तो हम क्या करते हैं, जल लेते हैं, जल परखनली होती है उसमें जल भरा होता है, आधी भरी परखनली, ठीक है, उसमें कुछ बूंद जो होती है टिचर आयोडीन की मिला देते हैं। दूसरा क्या, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अब ये कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है, तो हम 100 मिलीलीटर जल लेते हैं, ठीक है, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, तभी हमारा कॉपर सल्फेट विलयन बन जाता है। अब 100 मिलीमीटर जल में हमने एक परखनली ली, उसमें 100 मिलीमीटर जल लिया, उसमें हमने सिर्फ 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा बनाया है। क्या, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा सिर्फ घोला है, तो हमारा जो होगा 20 कॉस्टिक सोडा का विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पता कर लेंगे। अब यहाँ पे क्रियाकलाप, मंड के लिए परीक्षण कैसे करेंगे कि इसमें मंड है या नहीं है, तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री जो भी है उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मंड का परीक्षण करना है, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन जो पतला जो आयोडीन विलयन था उसकी 2 या 3 बूंदें डाल देंगे उसमें, ठीक है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाए। यदि ये नीला या काले रंग का हो जाता है तो हमें इससे पता चल जाता है कि इसमें मंड उपस्थित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे पता चलेगा इसमें मंड उपस्थित नहीं है। तो क्या करेंगे, मंड का परीक्षण के लिए, मंड के परीक्षण के लिए क्या करेंगे, जो आयोडीन का विलयन है वो तो 1, 2, 3 बूंदे डाल देंगे। अगर वो काला हो जाता है या नीला हो जाता है तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें मंड उपस्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को 1.2 में लिखिए, ठीक है। और भी अन्य में देख सकते हैं, चेक करते रहिए कि किसमें क्या है। ये परीक्षण करके कई सारे आप खाद्य पदार्थों को चेक कर सकते हैं उसमें मंड है या नहीं। प्रोटीन के लिए, ये हमने अभी देखा था मंड के लिए, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो प्रोटीन के लिए परीक्षण हम कैसे करेंगे, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, ठीक है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है, कैसा है, ठोस है, तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठोस का मतलब होता है जैसे मजबूत होता है, उसकी शेप, ना तो शेप चेंज होती है, आकृति उसकी चेंज नहीं होती है, जैसा है वैसे ही रहता है ठोस में, ठीक है। जैसे कि हमारी जैसे मोबाइल देख लो, वो ठोस ही तो होता है। अब उसमें थप्पड़ मारेंगे, कुछ मारेंगे, उसका शेप तो चेंज नहीं होगा, तो ये ठोस होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पेस्ट बना लेंगे या चूर्ण बना लेंगे। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, 10 बूंद कॉस्टिक सोडा विलयन डालिए, ठीक है। क्या 2 बूंद हमें कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंद किसकी, कॉस्टिक सोडा की डालनी है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परखनली का जो पदार्थ है, क्या परखनली का जो पदार्थ है हमारा, अब उसमें बैंगनी रंग का हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कैसे कलर का हो गया है, बैंगनी रंग का हो गया है, पूछ रहा है, ठीक है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो सीधी बात ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमने मंड का परीक्षण किया था, तो मंड के परीक्षण में हमें जो आयोडीन का विलयन था वो हमने 2 से 3 बूंदें डाली थी, और अगर वो काला या नीला हो रहा था तो हमें पता चल रहा था कि उस पदार्थ में क्या है, मंड उपस्थित है। और अब हमने इस बार ऐसा किया है कि हमने प्रोटीन पता करने की, जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो हमने प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए 2 चीज़ें डाली थी। पहली चीज़ थी हमारी कॉपर सल्फेट और देन दूसरी चीज़ थी कॉस्टिक सोडा। अगर तुम्हारा जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग बैंगनी रंग का हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब हम करने वाले हैं वसा के लिए परीक्षण। अब नेक्स्ट हम करेंगे वसा के लिए परीक्षण। हमने मंड के लिए कर लिया, प्रोटीन के लिए कर लिया, अब हम किसके लिए करेंगे, वसा के लिए परीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थ की
अल्प मात्रा लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो भी खाद्य पदार्थ है जिसमें हमें चेक करना है उसकी अल्प मात्रा लेनी है। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। अब उसे भी क्या करना है, हमें कूट लेना है, यानी महीन पीस बनाना है। अब कैसे कूटना है, ध्यान रखें, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आगे इसे बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं। इसका पहले कागज़ फट ना जाए, इतना नहीं कूटना कि हमारा कागज़ ही क्या हो जाए, फट जाए, कागज़ फट ना जाए, ठीक है, कागज़ नहीं फटना चाहिए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। हमने कूटा, अगर उस पर तेल के धब्बे दिखते हैं कागज़ को तो किसी प्रकाश के सामने लाइए, ठीक है। क्या आपको इस डब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? ऐसा लग रहा है कि इस डब्बे से कोई धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी ये जो कागज़ है, अगर उस पर धब्बे दिखाई देते हैं, तेल जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कागज़ में क्या है, कागज़ में वसा उपस्थित है, ठीक है। आगे खाद्य में पदार्थ में कभी कभी जल भी कुछ मात्रा हो सकती है, कभी कभी जल की भी मात्रा कुछ हो सकती है। इस दशा में क्या करेंगे, इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सूखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर उसमें तेल का धब्बा ना रहे तो इससे पता चल जाता है कि इसमें वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है। हमने 3 परीक्षण कर लिए हैं। हमने पता कर लिया है कि मंड का परीक्षण कर लिया है हमने, दूसरा हमने प्रोटीन का परीक्षण कर लिया और तीसरा हमने किसका, वसा का। यह परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। अभी कह रहे हैं कि तुम करके देखो और बताओ कि क्या उनमें उपस्थित था, जिनका भी तुमने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनमें प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, इस तरीके के। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, और या फिर कोई ऐसा भी तत्व तुमने देखा है, खाद्य पदार्थ ऐसा खाया है जिसमें ना प्रोटीन हो, ना वसा हो और ना ही तुम्हारा मंड हो। हमने 3 पोषक कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था हमने, ठीक है। मंड से रिलेटेड विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यक होती है, इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जितने भी पोषक तत्व हैं ग्रोथ के लिए मायने रखते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को हेल्दी बनाने में हम सिर्फ एक पोषक, जैसे हम प्रोटीन खा रहे हैं या फिर सिर्फ बसे खा रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर पूरे शरीर की ग्रोथ चाहिए, पूरे शरीर को बैलेंस एक डाइट चाहिए, तो हमें हर चीज़ जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है वो हर एक चीज़ हमारे शरीर को देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमें बहुत जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। जैसे कि रोटी है, हमें उससे जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। जैसे केले वगैरह भी खाते होंगे, उससे भी हमें बहुत जल्दी उससे बहुत जल्दी हमें ऊर्जा मिल जाती है। जबकि जो वसा होती है, घी वगैरह होती है, उससे हमें थोड़ी कम देर में ऊर्जा मिलती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जल्दी ऊर्जा दे देता है हमें। इसमें हम पढ़ते हैं, देखो इसमें डायग्राम दे रखा है। ये चावल है, ये गेहूँ है, ठीक है, ये बाजरा है, ये तरबूज है, ये आम है, ये पपीता है, सबके बारे में दे रखा है। शकरकंदी है और ये आलू है, ये भुट्टिया है, जैसा आपने मक्का भी बोलते हैं, खाते हैं इस टाइम पे। अब यहाँ पे ये तेल है, ये मूंगफली का तेल है, ये बादाम दिख रहे होंगे आपको, गिरी, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों, सूरजमुखी का तेल, इन सब के तेल है, ये तिल है, ठीक है। ये है वसा, ये मांस है, ये घी, दूध, मक्खन, इनसे वसा मिलती है, अंडे, क्रीम और मछली, ठीक है।
वसा के कुछ स्रोत हैं, पादप स्रोत दे रखे हैं और जंतु स्रोत दे रखे हैं। ये तो जंतु स्रोत हो गए और ये पादप स्रोत थे, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत थे, ये पादप स्रोत हैं वसा के, और नीचे वाले क्या हैं, जंतु स्रोत यानी जंतुओं से मिलने वाली चीज़ें हैं। ये देखो चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं, ठीक है। इनमें दालें, जितनी भी दालें होती हैं उन सब में प्रोटीन पाई जाती हैं। मछली, दूध, पनीर, अंडे, ये जंतु के स्रोत हैं प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। यानी अगर हमें शरीर की वृद्धि करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, विटामिन के बारे में, जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। प्रोटीन जो होते हैं हमारे आँख, अस्थि, दांत वगैरह, इन सबको मौजूद है शरीर की वृद्धि के लिए। और विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन आपने पढ़ी होंगी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ठीक है। ये जो होती है हमारी ये विटामिन होती है। विटामिन दो तरीके की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन होती है और एक वसा में घुलनशील होती है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो हमारी होती है एक बी और एक सी होती है। बाकी जो होती है विटामिन वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, ठीक है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों, जितनी भी प्रकार की विटामिन होती हैं उन सब की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। अब विटामिन ए का काम क्या करता है, एक तो हमारी ये त्वचा में हेल्प करता है, दूसरा आंखों को स्वस्थ रखता है। यानी विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं रतौंधी। उस रोग को बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी से क्या होता है कि इंसान को दिखाई देना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब आंखें देख नहीं पाती अंधेरे में। दूसरा होता है आंखों की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अब विटामिन सी की जो कमी होती है उससे स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन से स्कर्वी? और विटामिन सी ज़्यादातर हमारी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाई जाती है, जैसे संतरा, नींबू, इन सब में, ठीक है। ये थोड़ी त्वचा में बहुत अच्छी फ़ायदे करती है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है। विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं हम। विटामिन डी जो हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। हम जानते हैं हमारी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं, तो ये जो विटामिन डी है वो है अस्थि यानी हड्डियों और दांतों के लिए यूज़फुल होती है। विटामिन डी जो होती है सूरज के रोशनी में भी पाई जाती है, ठीक है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिखाया गया है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। आयोडीन के कुछ स्रोत दे रखे हैं। आयोडीन जैसे पालक में होता है, अदरक में आयोडीन पाया जाता है, अच्छा, ठीक है। आयोडीन किसमें? अदरक में पाया जाता है। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है, ये बताई थी मैंने। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। लोग सूर्य का प्रकाश लेते ही नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश भी जो सुबह सुबह की जो रोशनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है विटामिन डी लेने के लिए। ऐसे नहीं कि दोपहर में बैठ जाओ, नहीं, सुबह की जो रोशनी होती है वो बहुत ही बेनिफिट्स होती है, क्योंकि दोपहर की जो होती है उसमें पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। फॉस्फोरस के कुछ स्रोत, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, ये दे रखे हैं केले वगैरह, दूध वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखे हैं लोहे के कुछ स्रोत दे रखे हैं, और जिसमें आयरन पाया जाता है, और ये कैल्शियम के कुछ स्रोत है जिनमें कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उच्च विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। हमारे शरीर में खनिज लवण भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। तब खनिज लवण के बारे में पढ़ लेते हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था। खनिज लवणों के जो स्रोत थे ये दे रखे हैं, लोहे के फास्फोरस, ये जो होते हैं लोहे, कैल्शियम के स्रोत। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात का अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। यानी ऐसे 2-3 पोषक पदार्थ पाए जाते हैं
मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, पर उसमें एक ना एक की ज़्यादा मात्रा होती है। उदाहरण चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। जैसे चावल में जो होता है कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी ये कहेंगे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो कार्बोहाइड्रेट में ही चावल को रख देते हैं। ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुचांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुचांश के मुख्य स्रोत क्या है? जो आहारी रेशों के मुख्य फाइबर्स बोलते हैं जिन्हें, वो जैसे कि साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। आहारी रेशों या रुचांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? आयतन। रुचांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये क्या करते हैं? जो भोजन नहीं पचा होता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों यानी व्यर्थ के जो पदार्थ, ठीक है, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। क्या? अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, जो हमारे शरीर से व्यर्थ की चीज़ें जो शरीर से बाहर निकले, जैसे कि मूत्र बोलते हैं टॉयलेट को, पसीना सर से निकलता है, वो एक वेस्ट मटेरियल ही होता है। शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या? जल। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। जैसे कि जल, जैसे हमारे शरीर को जो जल की आवश्यकता होती है हम तो उसे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय, इन फॉर्म में हमें जल कहीं ना कहीं से मिल जाता है। इसके अलावा अलावा हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। आइए चलिए देखते हैं कि क्या और भी चीज़ें हैं कि जो हमारे जल प्रदान करें। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? आप क्या सोचते हैं कि कितनी भी एज का इंसान हो उसे एक ही जैसा भोजन की आवश्यकता है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जो हमारा जैसी डाइट होगी उस तरीके से हमारा जो शरीर का जो कार्य है वो वैसा होगा। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। आप एक सप्ताह में यानी एक वीक तक आपने जो भी खाया है उसका चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। अंकुरित का मतलब होता है जैसे कि तुमने घरों में देखा होगा मम्मी क्या करती हैं, चने को भिगो देती हैं और फिर कपड़े में चने को भिगो लेती हैं, फिर उसके बाद क्या करती हैं उन्हें भिगोने के लिए रख देती, फिर कपड़े में लपेट देते हैं तो वो अंकुरित आ जाते हैं, उसे बोलते हैं। किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली क्या होती है? भाप से बनती है, फर्मेंटेटेड आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना। ठीक है, थेपला जो अनाज और दालों से बना होता है। ठीक है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने उचित भोजन खा लिया ये पर्याप्त नहीं, कच्चा भी नहीं खाना चाहिए, हमें उसे उचित तरीके से हमें उसे पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व क्या ना हो, नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? जैसे कि हम खाना पकाते हैं तो नमक ये कहते हैं कि बाद में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतु के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं?
क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? ये पूछ रहा है कि जैसे कि हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, तो क्या जंतुओं को भी आवश्यकता होती है? क्या वो खाते उसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं? तो जैसे हमें आवश्यकता होती है तो जंतुओं को भी ऑब्वियसली आवश्यकता ही होती है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों को और फलों को धोया जाता है, छिलका उतार कर क्या करते हैं, यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तुमने पहले छिलका उतार दिया, ठीक है, फिर सब्जी को काट लिया, काटने के बाद तुम धो रहे हो, तो जो सब्जी में जो हमारे तत्व थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो विटामिन जो थी वो नष्ट होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है, नष्ट हो जाती है। तभी तो कहते हैं पहले जो आलू वगैरह जो भी सब्जी उसे धोए उसके बाद ही काटें। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ऐसे चावल में उसमें भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। संतुलित आहार के बारे में पढ़ लेते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार मतलब भोजन, जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शरीर को जो जो चाहिए हमारे भोजन में वो ज़रूर होना चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। ना तो ऐसा हो कि प्रोटीन ज़्यादा हो और ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल ही प्रोटीन ना हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश और जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब ये होता है उसमें हर वो चीज़ हो जो हमारे शरीर को आवश्यक हो, ठीक है। भोजन के घटक, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है, टेस्ट, तथा इसे पचाने में आसानी होती है और फिर उसे हम आराम से पचा पाते हैं। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। हमने पकाते वक्त जल डाला फिर उसे बाहर निकाल देते तो उसमें कई सारी प्रोटीन आ जाती है और फेंक देते फिर वो प्रोटीन हमारे शरीर को मिल नहीं पाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि विटामिन सी जो होती है, जब हम कोई ऐसा पदार्थ खा रहे हैं और उसे पका रहे हैं उसमें विटामिन सी है तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। क्या ये उचित नहीं होगा कि अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ये उचित है। हमें फल और कच्ची सब्जियों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। उसने सोचा कि हर समय अगर हम वसा युक्त खाना खाएंगे तो अच्छा है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगी। ये बात सही है क्योंकि जो वसा की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा एनर्जी देता है वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, पर कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसे, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक ही होगा, बहुत हानिकारक हो। ज़्यादा हमें वसा का यूज़ नहीं करना है, जम जाती है वो, हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। और ये लोगों में मोटापा क्यों होती है? क्योंकि वो वसा वाला भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं। तली हुई भुनी हुई चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उसमें वसा अत्यधिक मात्रा में होता है, वो मोटापा बहुत जल्दी बढ़ाता है। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह लंबी कमी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी अभावजन्य रोग सीधा मतलब ये होता है जैसे कि हम भोजन खाते हैं पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को ज़रूरत है
और वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, और ऐसे चलते 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 बहुत समय बीत गया और वो चीज़ हमारे शरीर को पूर्ति नहीं हुई है, तब हमारे शरीर में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी लंबी अवधि तक, यानी बहुत समय तक उसकी कमी होने के कारण जो हमें रोग होगा उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी किसी एक ऐसी चीज़ की जो हमारे शरीर को ज़रूरत है और लंबे अवधि तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो उसकी कमी होने से अभावजन्य रोग होता है। तो उस तरीके के रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि की अवरुद्ध होना, यानी उसकी वृद्धि नहीं, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, चेहरे पर सूजन हो सकती है, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां अथवा पेचिश हो सकता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ना तो प्रोटीन ले रहा है वो कई समय से, और ना ही कार्बोहाइड्रेट आ रही है उसके में, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, तो उसकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी पूरी तरीके से। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, वो ढंग से चल भी नहीं पाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो जाती है। विटामिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विटामिन की कमी होगी तो भी हमें रोग होगा। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाई गई। अभी सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जाती है। अभावजन्य वही रोग होते हैं जो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी के कारण होते हैं। जब हमारे शरीर में किसी न किसी की कमी हो जाती है तो उसके कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग होते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए पहले सारणी देख लेते हैं। इस सारणी में क्या दे रखा है, ये दे रखी है आपकी विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण। अभाव का मतलब होता है कमी के कारण, विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण जो होने वाले रोग या विकार एक ही बात होती है, बीमारी है। ठीक है, तो विटामिन ए यहाँ पे दे रखा है। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता का मतलब होता है आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है इंसान की। ठीक है, आंखों की रोशनी चली जाना। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होता है, कमज़ोर दृष्टि, देखने में कमज़ोर, रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरे तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। इसके क्या लक्षण है, दुर्बल पेशियाँ, कमज़ोर पेशियाँ हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा में कमी होती है, वो काम नहीं करता है अच्छे से, उसका शरीर से थकान महसूस करता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से क्या होती है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून आने लगता है, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है। ठीक है, विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थि क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती हैं और वो मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी अस्थियों के लिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, इन सब की एक कमी से रोग होने वाले हैं, कमी से होने वाले रोग हैं। कैल्शियम की जब कमी हो जाती है, जो हमारी अस्थियाँ हैं और जो दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अस्थियाँ और दांत गिरने लगते हैं, दंत क्षय। ठीक है, आयोडीन की जब कमी हो जाती है, गोइटर बोलते हैं जिसे घेंगा कहते हैं ना, गला जो घेंगा होता है ना, वो जैसे गला जिसके फूलने लग जाता है, जैसे गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। लोह मतलब आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता होती है, कमजोरी। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लेते हैं प्रमुख शब्द क्या है, संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज लवण, पोषक, प्रोटीन, रुझान, स्कर्वी, मंड और विटामिन। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से देखते हैं कुछ। यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये क्या है, ये लोगो है, कौन सा, ये FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थों का लोगो है ये। ठीक है, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, फोर्टिफाइड। ठीक है, संपूर्ण पोषण खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिन खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ठीक है, ये इसका लोगो है। सारांश के बारे में पढ़ लेते हैं। सारांश में क्या दे रखा है, सारांश में दे रखा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आहारी रेशे, फाइबर्स बोलते हैं जिन्हें, और चर्बी है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या देता है,
ऊर्जा प्रदान करता है। एक चीज़ आती है कि जो विटामिन्स होती है क्या वो ऊर्जा देती हैं, तो विटामिन्स ऊर्जा नहीं देती है। विटामिन्स हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है पर वो ऊर्जा नहीं देती है। प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। देखा आपने विटामिन की जब कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुचांश यानी आहारी रेशे और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार वही होगा जो हमारे शरीर को ज़रूरत है और वही हर चीज़ हमारे शरीर को मिले। इन सब की हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी है कि लंबी अवधि तक हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए कोशिश करनी है हमें हर प्रकार का भोजन खाना चाहिए ताकि हमें विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब तरीके की चीज़ें हमें मिलती रहें। और देख लेते हैं कोई सारणी तो नहीं रह गई है इसमें वैसे, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इम्पोर्टेंट है आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी जो चैप्टर हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये कि यहाँ पे ये सारणी रह गई थी, इस सारणी में खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक बताने थे, तो आप इसके बारे में परीक्षण करेंगे कि इसमें कच्चे आलू में क्या होता है। कच्चे आलू में परीक्षण करने के बाद पता चला कच्चे आलू में क्या होती है, मंड होती है। दूध में क्या होती है, प्रोटीन होती है। मूंगफली में क्या होता है, हमारा वसा होता है। बिना पका चावल, चूड़, इन सब के बारे में आपको परीक्षण करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें क्या है, क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली सीखते हैं वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए फिर, आप अगर उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके और भी वीडियो देख सकते हैं।